हर बार जितना साधारण नहीं होगा। बचपन से कभी आपने मुझे साधारण बनाना चाहा ही नहीं बाबा। हर बार यही सिखाया कि भीम बेटा नायक की तरह सोचो, और नायक को तो हर बार ना हारने के लिए बहुत सारी चीजें झोंकनी पड़ती है। कई बार सोचता हूं अगर तुम बड़ौदा चले गए होते तो कम से कम यहाँ की मुसीबतों से तो बच जाते। उससे क्या फर्क पड़ता बाबा? अभी यहाँ बंबई में जो समस्याएं हैं, जो लड़ाई यहाँ लड़ रहा हूं, वही लड़ाई वहां जाकर लड़ता। लोग बदलते, मानसिकता वही रहती, और मैं भी वहां अकेला लड़ाई लड़ रहा होता। बाबा, ये जो सातारा से लड़ाई शुरू हुई है ना, ये बंबई हो, चाहे बड़ौदा हो, या चाहे और कुछ, अंतिम समय तक जारी रहेगी। अच्छा बाबा, मैं इसलिए आया था कि आपकी थोड़ी मदद चाहिए थी। हाँ, कहो। जिन बच्चों की कॉपियां कल मेरी वजह से फट गई, जिनके माँ बाप अभी आए थे, मैं चाहता हूं कि उन बच्चों को मैं नई कॉपियां खरीद कर दे दूं। हाँ। लेकिन इतनी सारी कॉपियां खरीदने के पैसे अभी मेरे पास नहीं है। अगर आपके पास थोड़े पैसे हो तो, नहीं, उधार समझ कर दे दीजिए, मैं आपको लौटाऊंगा। हाँ मेरे, मगर पैसे होंगे तो देंगे ना उधार। नहीं है पैसे, और अगर मांगने वाले तुम हो तो बिल्कुल नहीं है। जीजा भाई, आज तक कभी भीम ने पैसे नहीं मांगे, और आज मांग रहा है तो उसे मुझे दे देने दो। नहीं, इस आदमी को मदद नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम जाओ। जीजा भाई, हर बार बहस नहीं। ठीक है, बहस नहीं। हाँ, बहस नहीं, सीधे सीधे कहती हूँ, आप इस आदमी को मदद नहीं करेंगे। देखो जीजा भाई। बाबा, अब दोनों झगड़ा मत कीजिए, मैं कुछ और उपाय ढूंढ लूंगा। हाँ, जाओ जाओ, दूसरा जाओ। जा क्यों रहा है? रमा, वो भीमराव यहाँ लौटकर कभी नहीं आएगा। अरे उलझा हुआ कहीं खुद के द्वारा खड़ी की गई समस्याओं को लेकर। कुल मिलाकर आप सब ये समझ लीजिए कि ये जो इतने दिनों से नौटंकी चल रही थी ना उस भीमराव की, जगह जगह पर्चे बांटना, जगह जगह पर्चे चिपकाना, उन सब से कुछ हासिल नहीं हुआ उसे। हुआ ना हासिल। बहुत कुछ हासिल हुआ है मेघनाथ जी, और पहली बात तो ये कि मैंने अभी तक हार नहीं मानी है, और दूसरी बात ये कि आप लोग जो रोज वहां बैठकर अखबार पढ़ते हैं, आज यहाँ खड़े हैं, ये देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि अभी तक यहाँ कुछ हुआ कैसे नहीं। आप सबके दिल में जो ये कौतूहल पैदा हुआ है ना, ये हासिल हुआ है। और आप सब देखिए, धीरे धीरे ये कौतूहल और लोगों के दिल में भी पैदा होगा, और किसी एक के दिल में जहां संवेदना की जमीन है, वहां ये कौतूहल कोशिश का रूप लेगा, और कोशिश अन्याय के खिलाफ लड़ने की।
और मेघनाथ जी, जो लोग अन्याय के खिलाफ होते हैं वो बस देखते हैं। ऐसे देखने वाले में किसी एक के भी दिल को अगर मैं परिवर्तित कर पाया और उसके मन में कौतूहल पैदा कर पाया ना, तो बस हो गया मेरा काम। और आप लोग जाइए ना, रोज की तरह अखबार पढ़िए और हमें हमारा काम करने दीजिए। जाइए। रुकिए, क्या चल रहा है भीमराव? हैं? नहीं समझ में नहीं आता मुझे कि तुम्हारे अंदर थोड़ी भी इंसानियत बची है या सब बेच खाई तुमने? ये कैसा घिनौना खेल खेल रहे हो तुम इन मासूम बच्चों के साथ? लक्ष्य पूरा होने तक रुकना लड़ाई के सिद्धांतों में नहीं होता। सही बोला तुमने, एकदम सही। तुम्हारे इन्हीं सिद्धांतों को लेकर वो पुरुषोत्तम चौल में अपने समर्थकों के साथ तुम्हारे विरुद्ध लड़ाई लड़ रहा है और तुम यहाँ हमारे विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हो। लड़ो, जी भर कर लड़ाई लड़ो। पर एक बात बताओ भीमराव, ये दीपक जो तुम्हें अपना नायक मानता है, अपना आदर्श मानता है, गुरु हो ना तुम इसके? हा? इसके पिता पुरुषोत्तम को भूखा प्यासा देखकर तुम्हें अच्छा लगता है? खुशी मिलती है क्या? हा? जैसे मेरे बाबा है उस हिसाब से रहे भूखे। मेरी इस बात पर एक बार सोचना जरूर भीमराव। अरे उस पुरुषोत्तम को भूखा प्यासा देखकर तुम्हारा ईमान नहीं डोलता कभी? है? तुम्हारी आत्मा तुम्हें अंदर से कचोटती नहीं है कभी? लगता है तुम्हारे अंदर की संवेदनाएं मर गई हैं। पता नहीं किस मिट्टी के बने हो। चलो रे। भीम भैया, आप उनकी बातों के बारे में मत सोचिए। दीपक, ये अपने पास रखो और जैसे हमने ये लिखा है ना, कल की तरह वैसे ही इस पर लिखकर रख देना। अब तुम ये सब करके रखो, मैं कुछ देर में आता हूँ। ठीक है भीम भैया। तुम कुछ भी बोलते हो तो पूरी सेना लग जाती है उसे सच बताने में, उसके महिमा का बखान करने में, और फिर सामने वाले कमजोर पड़ जाते हैं। ठीक है शोभा काकी, आप अभी कुछ मत बोलिए और कोई कुछ मत बोलिए। अब सिर्फ मैं और पुरुषोत्तम काका बात करेंगे। बताइए पुरुषोत्तम काका, कैसे समझना चाहेंगे आप? क्योंकि मैं तो आपकी बात मानने वाला नहीं हूं कि आप दीपक की शादी करा सकते हैं, लेकिन मैं मेरी बात आपको समझाने की पूरी कोशिश कर सकता हूं। बताइए कैसे समझेंगे? हाँ तो समझा दो, बहुत पढ़े लिखे हो ना, समझाओ कि हम जैसे लोग समझ सके। हाँ, आखिर हम भी तो समझे कि पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा होता है। पढ़े लिखे लोग कैसे समझाते हैं, समझाओ। हितेश काका, आप समझते क्यों नहीं हैं? अभी अभी तय हुआ ना कि सिर्फ ये दोनों बात करेंगे, तो करने दीजिए ना इन्हें बात। हाँ, एक एक बात होगी। तो भीमराव बताओ, है कोई तरीका समझाने का कि दीपक की शादी इस उम्र में नहीं हो सकती? बताओ, मेरी बात मानो या हमसे लड़ाई करते रहो। पता नहीं भीम भैया और मेरे पापा में क्या होगा। बाबा मेरे अजीब है, कहीं गुस्से और चिढ़ में आके भीम भैया की बेइज्जती ना कर दे, और बेइज्जती करता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। हाँ तो बताओ भीमराव अंबेडकर, है कोई तरीका? हाँ तो हो जाए आज फैसला, इन दोनों में से कौन सही सोचता है। हाँ, हो जाए हो जाए। क्यों आप फालतू में उलझ रहे हैं?
नहीं शोभा काकी, आजमाने दीजिए इन्हें। अब तो पत्नी ने भी कहा है ना, समझाओ, तो कोई तरीका निकालो। गिरे हुए इंसान हो ना, अपने बेटे के दहेज के पैसे पहले ही आधा ले चुके हो। जरूरत के समय विवाह तय हो गया, इसलिए ले लिए पैसे। इसीलिए तो बोल रहा हूँ ना कि करा दो शादी दीपक की, तो आधा दहेज और मिल जाएगा और हमारा जीवन चल जाएगा। जीवन चल जाएगा? अरे मुझे लगता था ये बाप का दिल शायद अपने बेटे का ब्याह करना चाह रहा, मगर अब पता चला कि एक बाप का दिल नहीं, बल्कि एक लालची आदमी का दिल अपने बेटे के लिए दहेज का सौदा कर रहा है। लेकिन अब तो मैं दीपक की शादी बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। धरना देना है ना, तो दो धरना, जो करना है वो करो, लेकिन अब मैं दीपक की शादी बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। मैं तुम तीनों को सबक सिखाऊंगा, माँ, बेटे और भीमराव को भी। आप समझ नहीं रहे हैं, पत्रकारिता में एक शब्द है, चिंगारी। भीमराव की मुहिम की चिंगारी अगर किसी सूखे पत्ते में लग गई ना, तो हम सब के मंसूबों को जलाकर राख कर देगी। मैनेजर साहब, आप बेकार में परेशान हो रहे हैं। भीमराव की ये चिंगारी भी ना कल तक बुझने वाली है। क्या है ना, चिंगारी को जलाए रखने के लिए पैसे चाहिए, और वो भीमराव के पास है नहीं। और ये निम्न जाति के जो लोग हैं ना, उनकी सबसे बड़ी कमजोरी उनके खुद के हालात होते हैं। एक बार जब पेट की आग बढ़ती है ना, तो फिर काहे की लड़ाई, काहे की चिंगारी, सा वहीं का वहीं, धरा का धरा रह जाता है। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, इस भीमराव के पास भी कल तक सारे पैसे खत्म होने वाले हैं। बिल्कुल ठीक कहा बाबा आपने। बाबा, राम जी और रमा दोनों ने ही दिन भर काम ढूंढा और किसी को भी काम नहीं मिला। इसका मतलब है किसी ने भी पैसे नहीं कमाए। और बाबा, जब पैसे ही नहीं कमाए तो कहां से भीमराव कागज लाएगा? और जब कागज ही नहीं होगा तो कहां से पर्चियां बनाकर बांटेगा वो? लेकिन आप जानते हैं, उसकी किस्मत ऐसी है कि कोई ना कोई उसको साथ देने वाला मिल ही जाता है। खैर, देखते हैं क्या होता है। अरे जो होगा अच्छा ही होगा, और हमारे पक्ष में होगा। आप निश्चिंत रहिए। अरे हम जिंदा रहेंगे तो धरना देंगे ना। अब भूखे प्यासे अगर मर जाएंगे तो धरना कौन देगा? इसलिए धरना पे बैठने के लिए भोजन बहुत जरूरी है। अब ये सोचो ना, हम धरना दें किसके लिए? हाँ, इस भीमराव के लिए। डरावना छोड़ो, खाने की व्यवस्था करो। हाँ। अबे, हमें भी तो भूख लगी है। थोड़ा सब्र करो, सबको सोने दो, फिर चुपके चुरा के खाएंगे। किसी को पता थोड़ी ना लगना है कि हमने रात में खाना खाया था। हाँ, बात तो बिल्कुल सही है पुरुषोत्तम। खाना तो ठीक है, खाना तो तुम लाओगे ही, लेकिन थोड़ा सा पीना। क्यों नहीं? बस थोड़ी थोड़ी पी लेंगे। और साथ में बड़ों की बात छोटों के मानने से चलती है।
विरोध का झंडा हाथ में लेके लड़ाइयां लड़ी जात हैं, रिश्ते नहीं चलत हैं। अरे भाड़ में गया रिश्ता, मैं नहीं मानता हूँ इन्हें अपने बाप। बहुत दिनों पहले मेरी आई के साथ जबरदस्ती की थी, आज मेरे साथ कर रहे हैं। बहुत खुश हो गए होगे ना तुम, एक बाप को अपने बेटे से छीनकर। जाओ लड्डू बांटो, कॉपियां बांटो। आई, मैं तो परेशान हो गया हूँ इस आदमी की नौटंकी से। मैं जा रहा हूँ, अब मुझे मत बुलाइएगा। रुको दीपक, देखो तुम चाहे इन्हें अपने बाबा मानो या ना मानो, मगर तुम्हारे बाबा तो यही है। और ये सब लोग चाहे जैसे हैं, मगर अभी सही कह रहे हैं। रिश्तों की लड़ाई में समझदारी दिखानी चाहिए, तेवर और गुस्सा नहीं। इनसे इस तरह से बात करना ये बदतमीजी थी, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें इनसे एक बार बात करनी चाहिए अच्छे से। इसलिए जाओ इनके साथ, इन्हें चाहे तो बाहर लेकर जाओ, इनसे अपनी बात कहो, इनकी बातों का विरोध करो, इन्हें अपनी बात मनवाओ, लेकिन इनसे अच्छे से बात करो। भीम भैया, ये आदमी बात करने के लायक ही नहीं है। मैं इनसे कोई बात नहीं करूंगा। बाबा, क्या नाटक चाहते हैं आप जिंदगी में? नाटक नहीं बेटा, तुम्हारा घर बसाना चाहता हूँ। देखिए बाबा, जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो, उसके बीच में कुछ भी करना वो नाटक है। और घर बसा है ना मेरा, आप हैं, मैं हूँ, आई है, अब क्या घर बसाना? हम तीनों के बीच एक और आ जाएगा, तुम्हारी पत्नी। तो वो मेरी, तुम्हारी, तुम्हारे माँ की सेवा करेगी और सुबह से लेकर शाम तक हम सबकी जरूरतों का ख्याल रखेगी, चाय से लेकर नाश्ते तक और घर की सफाई से लेकर तुम्हारे पैर दबाने तक। सोचो कितना अच्छा जीवन होगा। मतलब बाबा, आप एक नौकरानी लाना चाहते हैं? नौकरानी नहीं बेटा, पत्नी बोल रहा हूँ। बाबा, भीम भैया कहते हैं कि पत्नी साथी होती है, कई बार माँ होती है, कई बार बहन होती है, कई बार गुरु भी होती है। और सेवा कराने से कोई पति नहीं बन जाता, बल्कि एक दूसरे के समर्पण से पति पत्नी बनते हैं। और समर्पण करने के लिए सक्षम होना जरूरी है, इसलिए तो पढ़ लिख रहा हूँ। झूठ बोलता है भीमराव। सच बोलते हैं। आपके हिसाब से पत्नी की परिभाषा वो है जैसे मेरी आई पत्नी बनी। पूरे जीवन बस उन्हें रोते हुए देखा, दुखी देखा। मैं जब भी शादी करूंगा ना, तो मेरी पत्नी को आई की तरह जीवन नहीं दूंगा, बल्कि रमत ताई की तरह जीवन दूंगा। भीम भीम भीम, अब मैं हूँ या भीमराव है? आप है मेरे बाबा, मगर भीम भैया ने मुझे जीना सिखाया, सोचना सिखाया और फैसले करना सिखाया। और अभी भी उन्होंने ही समझाया कि अपने बाबा को समझाओ। बाबा, मैं बड़े प्यार से कह रहा हूँ, बात मान जाइए मेरी। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मेरी बात मानेगा या नहीं? नहीं मानेगा तो तुम्हारा बाप भी। दीपक, पुरुषोत्तम काका, बाप होने का मतलब ये नहीं होता कि अपने बेटे को मारते रहें। जैसे बेटा या बेटी पर दबाव होता है अच्छी संतान बनने का, वैसे ही माँ बाप पर दबाव होना चाहिए अच्छे माँ बाप बनने का। बेटे की विवाह की बात कर रहे हैं ना, और बेटे पर ही हाथ उठा रहे हैं। बात करने आए थे ना, हो गई बात। तो इसका मतलब ये सही सवाल अगर किसी
सही आदमी तक नहीं पहुंचा तो तुम्हारा खेल खत्म। महिपाल जी, आप तो मुझे कॉलेज से देखते आए हैं ना, अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं आप मुझे, फिर भी ऐसे बातें करते हैं। अगर मैं ऐसे ही रोज कल कल की सोचता रहा तो मेरा आज कभी अच्छा नहीं होगा। इसलिए कल के बारे में कल सोचूंगा। हो गया दीपक? हो गया भीम भैया। तो कर लो भीमराव, हारने से पहले अपनी ये आखिरी कोशिशें भी कर लो। सही है, चलो चलते हैं। पुरुषोत्तम, थोड़ा आगे। बस। कैसा बाप है रे तू? हैं? तेरा बेटा तेरे सामने इतनी जबान चला रहा है और तू खड़े खड़े मुंह देख रहा है उसका। इस भीमराव ने तेरे बेटे को अपना चमचा बना दिया है। जो भीमराव कहता है वही दीपक करता है। ये सब देखकर तुझे नफरत नहीं होती उस भीमराव से? होती है। अरे गुस्सा आता है कि नहीं उस भीमराव पर? बहुत ज्यादा। तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा अपना बदला लेने का। सुन, वो भीमराव के हाथ में जो सवालों के कागज है ना, तो उससे छीन और भाग जा। और तब तक भागना जब तक कि वो दौड़ते दौड़ते थक ना जाए। जब वो दोनों थक कर चूर हो जाए ना, तो वो कागज उनके मुंह पर फाड़ कर फेंक देना। तब समझ आएगा उस भीमराव को कि पुरुषोत्तम क्या चीज है, और तेरा थोड़ा बदला भी पूरा हो जाएगा। आई बात समझ में? अरे सोच क्या रहा है? अरे जाओ उसके पीछे, इससे तेरा गुस्सा भी शांत होगा। चाचा भाग भाग। सही। अरे भीमराव, तुमने इसके बेटे को छीना है तो ये तुमसे कागज तो छीन ही सकता है। मेघनाथ जी कुछ भी कहिए, दिमाग बहुत सही लगा। तुम और तुम पहले ये बताओ, आखिर तुम दोनों को ये कागज क्यों उठाने दिए जाए? ए बुड्ढे, कौन हो तुम जो ऐसे सवाल पूछ रहे हो? हमारे बाबा के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोलोगे। नहीं बोलोगे? मैं कौन हूं बाद में बता दूंगा, लेकिन सवाल पहले मेरा है। आखिर तुम दोनों को ये कागज क्यों उठाने दिया जाए? झगड़ा मेरे और इस भीमराव के बीच में था, तो इसे सुलझाने का मौका भी हम दोनों को मिलना चाहिए। जिसकी जितनी ताकत उसके उतने कागज। और तुम्हें? बाबा, ताकत के हिसाब से कोई कैसे कुछ चुन सकता है? अगर ताकत के हिसाब से चुनने लगेंगे तो कमजोर व्यक्ति कभी कुछ चुन ही नहीं पाएगा। ना वर्तमान, ना अधिकार, ना प्रेम, ना भविष्य, कुछ भी नहीं। इन कागजों पर मेरी तकलीफ लिखी है मैंने, मेरा सवाल लिखा है। ये मेरे भविष्य से जुड़े हुए हैं। मेरा भविष्य बिखरा हुआ है और इन्हें ईर्ष्या है मुझसे, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। कागज फाड़ने की कोशिश भी करेंगे। बाबा, हर व्यक्ति को भविष्य चुनने का अधिकार होना चाहिए, ना कि ईर्ष्या। बाबा, ये ऐसी ही बड़ी बड़ी बातें करके हम सबको छोटा साबित करने में लगा हुआ होता है। हम छोटी जाति के लोग हैं। इसने पढ़ लिख लिया तो इसे लगता है कि इसे बड़ी जगह नौकरी मिलनी चाहिए। पर कैसे? क्यों देंगे बड़ी जाति वाले काम? क्यों नहीं देंगे बड़ी जात वाले काम? मैं कौन सी जात से हूं इसका क्या लेना देना है? योग्यता के आधार पर नौकरी मिलती है, और मुझे भी अखबार के ऑफिस में योग्यता के आधार पर नौकरी मिली थी। मैं अच्छे से काम भी कर रहा था, लेकिन जात के नाम पर उन लोगों ने नफरत की और फिर मेरे खिलाफ अफवाहें फैलाई
और अफवाहों के आधार पर उस ऑफिस से मुझे निकाल दिया गया है। अब मैं यही चाहता हूं कि ये मेरा सवाल पूरे बंबई शहर में घूम घूम कर लोगों तक पहुंचा। इस पूरे शहर में कोई एक व्यक्ति तो ऐसा होगा ही ना जो इस अन्याय में मेरे साथ खड़े हो जाए। आगे बढ़ो और कागज उठाओ। ऐसे कैसे उठाओ? ये सब नहीं चलेगा। अरे बेवकूफ, तुम्हारे सामने जो बैठे हैं वो मामूली बाबा नहीं है, बड़े प्रसिद्ध समाज सेवक गाड़गे बाबा के परम शिष्य सेवाराम बाबा। कौन गाड़गे बाबा और उनके शिष्य जो इतना उनकी महिमा का बखान किए जा रहे हैं? वो गाड़गे बाबा जिनका जन्म 23 फरवरी 1876 को अमरावती जिले के सेंड गांव में हुआ। पिता की मृत्यु के बाद मामा के पास रहे, फिर वहां से अचानक अज्ञातवास में चले गए। फिर पता नहीं कैसे ये बात दिमाग में आई कि वो भिक्षा मांगने लगे। मैंने गाड़गे बाबा के बारे में बहुत कुछ सुना है। मेरे बाबा हमेशा उनके बारे में बताते हैं और आप उनके शिष्य हैं, अनुयायी हैं, तो आप भी हमारे लिए पूज्य हैं। आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो। भीम, आगे बढ़ो और ये बिखरे हुए कागज उठाओ और एक कागज मुझे देते जाओ। अपने सवालों का कुछ हिस्सा मेरे पास रहने दो। जाओ, बाकी के सवाल बांट दो। जी। ये लीजिए। चलता हूं, प्रणाम। चलो। प्रणाम बाबा। खुश रहो। कैसे फकीर हो? वो तुम्हें बेवकूफ बना गया और तुम भावुक हो गए। भीमराव अंबेडकर था वो, और उसने हमें बेवकूफ नहीं बनाया, बल्कि उसके साथ आज मेरी ये भेंट एक यादगार भेंट हो गई। एक पढ़े लिखे भीम से एक अनपढ़ फकीर की भेंट। बाबा, बाबा, बाबा मुझे क्षमा कीजिए। मैं आपको अच्छे से पहचान नहीं पाया। किस बात के लिए क्षमा मांग रहे हो? घर जाकर उन्होंने बाबा को आपके बारे में बताया और अंत में कहा कि कोई बात नहीं, जब गाड़गे बाबा के शिष्य मिल गए तो किसी और को ढूंढने की क्या जरूरत है? तुम ऑफिस जाओ, वो वही होंगे। हाँ, क्षमा कीजिए मुझे, मैं सच में आपको अच्छे से पहचान नहीं पाया। आप यहाँ मेरी लड़ाई लड़ते रहे और मैंने आपको ऐसे ही अकेला छोड़ दिया। मैनेजर साहब, एक पढ़ा लिखा भीम और एक अनपढ़ फकीर बाबा। अरे उनके चेहरे पर क्या तेज था, क्या ललाट था। उसे देखकर मैं तो भयभीत हो गया। अरे मैनेजर साहब, आप भी कहाँ ये बाबा फकीरों को लेकर परेशान होने लगे? अरे इनकी क्या औकात, बेकार में आप परेशान होते रहते हैं। वैसे मुझे लगता है आप जिस बाबा की बात कर रहे हैं मुझे भी मिला था वो। मुझे तो ऐसा कुछ खास नहीं लगा, ऐसा ही है। ऐसा ही नहीं है, पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहे थे ताला टूटेगा। मुझे तो बहुत पहुंचे हुए लगते हैं। क्या बोलूं? चलिए, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा उस बाबा की औकात कितनी है। क्या है ना, मैंने भेजा है महिपाल को उसकी कुंडली निकालने के लिए। बस थोड़ी देर में आता होगा, तब तक आप चाय पीजिए। बाबा, लो आई गया।
हाँ बेटा, कुछ पता चला उस फकीर के बारे में? बाबा मैंने पता किया और यही पता चला कि वो फकीर कोई मामूली फकीर नहीं है। वो बहुत पहुंचा हुआ फकीर है, लोग मानते हैं उसे। और वो हमेशा शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई की बातें करता रहता है। और बाबा ये भी पता चला कि वो जो घूम घूम कर भीख मांगकर चंदा इकट्ठा कर रहा है ना, वो भी इसलिए कि वो धर्मशाला खोल सके। और वो जहां से भी गुजरता है सफाई करता हुआ जाता है। ला, एक और सहारा मिल गया उस भीमराव को। कमाल है, ये भीमराव की किस्मत भी ना कमाल की है। हर बार जब भी उसका अंत आता है कोई ना कोई नया सहारा मिल जाता उसे। अब ये बाबा आ गए उसके सहारे के लिए। ये लड़ाई हम हार नहीं सकते। भीमराव को हमारे अखबार के ऑफिस में फिर से नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, वरना हमारी जाति की हार होगी। मैनेजर साहब, आप परेशान मत होइए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ना मैं होने दूंगा। और इसके लिए इस बाबा का भी कुछ तो करना पड़ेगा। पर बाबा हम करेंगे क्या? अरे यही तो सोचना है महिपाल। जैसे हर बार हम उस भीमराव की कोई ना कोई काट निकाल लेते हैं, वैसे ही इस बाबा की भी काट तो निकालनी पड़ेगी। ये तो कहीं ऐसा ना हो, नहीं गलती से ही सही वो भीमराव को नौकरी दिलाने में कामयाब ना हो जाए। तब तो बाला भैया ने हमारी जम के शिकायत की होगी। अरे इस बार शिकायत करने थोड़ी ना गए थे, बस सब कुछ अलग ढंग से सोचने गए थे ताकि हम सब पहले की तरह अच्छे से रह पाए। ये क्या? यहाँ बैठ के ऐसे बातें कर रहे हो? और वहाँ भीम किसी बाबा फकीर को ले आया है, अब उसका भी खाना बना। कमाना धमाना 1 रुपए का नहीं, बस मुसीबत बढ़ाने में माहिर है तुम्हारा भीमराव। और आई ये पैसे रखिए, ये लो, और फिलहाल एक आदमी के खर्चे के बारे में सोचना बंद करो। और फिर अगर भीमभाव किसी को घर तक लाए हैं तो जरूर कुछ सोचकर ही लाए होंगे। हाँ, और हमारे घर हर कोई आता कहाँ है? चल के देखते। जो बाबा ऐसा कह रहे थे? अरे मैं क्या करूंगा, फकीर आदमी था, बोल दिया होगा कुछ। मैं बताता हूँ। आखिर तुम दोनों को ये कागज क्यों उठाने दिया जाए? झगड़ा मेरे और इस भीमराव के बीच में था, तो इसे सुलझाने का मौका भी हम दोनों को मिलना चाहिए। जिसकी जितनी ताकत उसके उतने कागज। इन्हें ईर्ष्या है मुझसे, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। कागज फाड़ने की कोशिश भी करेंगे। इसलिए बाबा इन्हें जानते हैं। तो मेघनाथ जी सही कह रहे थे, वो भीमराव मुझसे मेरा बेटा छीन सकता है, तो मैं उससे वो पर्ची नहीं छीन सकता। यही गलती कर रहे हो, जैसे सब करते हैं। मेघनाथ हम सब में से किसी के भी हित में नहीं कहते हैं, और ना ही हम सबके पक्ष में कहेंगे। आओ बैठो। नहीं ठीक है बाबा। इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हो, पढ़े लिखे व्यक्ति का औधा बहुत बड़ा होता है, मगर आप अनुभवी हैं, सामाजिक कार्य करने का संतोष है। सामाजिक अनुभव से तुम्हें एक चीज सिखाता हूं। संसार में कोई भी चीज शस्त्र बन सकती है,
बस उसका उपयोग करने वाले व्यक्ति में तेवर योद्धाओं के होने चाहिए, जो मुझे तुम में दिखा है। और तुम्हें तुम्हारी लड़ाई का शस्त्र मिल गया है। मानसिक सफाई जरूरी है। दीपक, तुम कहाँ गए थे? सफाई की शुरुआत यहीं से करने। आ जाइए कप्तान साहब। कप्तान साहब, कल रात को मेरे बाबा मुझे धमकी दे रहे थे कि वो मेरी आई को मार देंगे। तो मैं इन पर केस करता हूँ। ले जाइए आप इन्हें। दीपक, तुमने अपने बाप पर केस कर दी? हाँ बाबा, आपके दिमाग की गंदगी साफ होना जरूरी है, और तभी तो झाड़ू को शस्त्र बनाने का सही अर्थ होगा। ले चलो इसे। चलो चलो सीधा। छोड़ो छोड़ो। शोभा, अरे रोको पुलिस को, रोको। हितेश भाऊ, अभी मैं भीम के बाजू में खड़ी हूँ, जो हमेशा न्याय की बात करता है, और पुलिस अपना न्याय करेगी। भीम भैया, चलते हैं। चलिए सब लोग। चलो, अच्छा है, अच्छा काम दिया। इन सब की औकात के हिसाब से काम दिया है तुमने ने। इसी बहाने थोड़ी बहुत सफाई भी हो जाएगी यहाँ की। मगर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ये सब करने से क्या होगा? इससे उस भीमराव को कैसे नौकरी मिलेगी? देखते जाओ कैसे मिलेगी। फिलहाल इतना समझ लो कि अभी बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। अरे क्या हुआ आई? खाओ ना। बेटा तुम खाओ, मुझे भूख नहीं है। बाबा को लेकर चिंतित हो? अरे वो ऐसे ही है, तो गए थाने। वो बुरे आदमी है, वो आपको परेशान कर रहे थे और मुझे भी परेशान कर रहे थे। आई अरे आई, आप रो क्यों रही हो? उस आदमी के लिए, उस गिरे हुए मतलबी आदमी के लिए। दीपक, ऐसे नहीं बोलते।
रमाताई, समझाइए आई को, उस आदमी के लिए रो रही है। पति है वो इनके, और एक औरत का मन व्यक्ति की अच्छाई बुराई को अलग रखता है, उनसे जो रिश्ता है उसे अलग रखता है। और पति चाहे जैसा हो, मगर है तो पति ही ना। मतलब बाबा को थाने पहुंचाकर मैं आई का गुनहगार बन गया हूँ? मैंने ऐसा कब कहा बेटा? आपके आंखों से बहते हुए आंसू तो यही कह रहे हैं। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? भीम भैया से जाके पूछूंगा। काकी, काकी, आप रोइए मत, आप शांत हो जाइए और ये खाना खा लीजिए और चिंता मत कीजिए। जोकू काका, जनार्दन काका, हितेश काका, वो सब उनके लिए खाना लेकर गए होंगे। रमा, मैं जानती हूँ वो लोग गए ही होंगे उन्हें और बुरा बनाने, लेकिन मुझे बुरा ये लग रहा है, ये मर्द समझते क्यों नहीं है कि हम औरतें उनसे कितना प्यार करती है। हमारे लिए हमारी पूरी दुनिया हमारे पति ही तो होते हैं, और ये पति हमें अपनी दुनिया में ऐसे ही किसी कोने में पड़े रहने देना चाहते हैं बस। ऐसा क्यों होता है रमा? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये विकल्प भी बुरा नहीं है। थाने जाकर दरोगा जी से बात करो, हो सकता है तुम्हारे बाबा को जेल से रिहा कर दिया जाए। हाँ तो छूट जाए, मैं नहीं जाने वाला कुछ कहने। मेरी आई को अगर लगता है कि मैं दोषी हूँ तो लगे। नहीं दीपक, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें पुलिस थाने जाकर अपने बाबा को घर वापस ले आना चाहिए। इससे ये साबित होगा कि गलत करने पर तुम अपने बाबा को सबक सिखाने के लिए पुलिस थाने भेज भी सकते हो, और वो बाबा है इस नाते उन्हें सबक सिखाकर पुलिस थाने से घर वापस भी ले आ सकते हो। इससे तुम्हारा कद बड़ा होगा और तुम न्यायप्रिय लगोगे। ठीक है भीम भैया। भीम भाव, क्या हुआ भाभी? वो मैं पानी लेने गई थी और जब मैं लौट कर आई तो देखा बाला भैया, करुणा दीदी और वो तीनों बहुत बुरी हालत में है। क्या हुआ उन्हें? अब चलिए ना। चलो। अरे तुम लोग अभी तक गए नहीं? बहुत देर हो गई है, जाओ अब। बस अब जा ही रहे हैं। पुरुषोत्तम, अभी हम लोग जा रहे हैं और प्रतिदिन हम आएंगे जब तक तुम छूट करके चाल वापस ना आ जाओ। हाँ। और हमरे सिवा आने वाला है भी कौन? हाँ। न तो एकरे बेटवा को चिंता है, न एकरी बीवी को चिंता है, और ना ही वो भीमराव का चिंता है। चिंता है सबको। बस आप लोगों की तरह जताने नहीं जानते कि हमें चिंता है, बल्कि मैं दरोगा साहब से ये कहने आया हूँ कि मेरे पापा को छोड़ दीजिए, उन्हें जाने दीजिए। ये कोई खेल है क्या? जब मन किया तब पकड़वा दिया, और जब मन किया तब छुड़वाने आ गए। अपराध सिर्फ इनका इतना ही है कि इन्होंने मुझे धमकी दी, और यहाँ आने के बाद ये समझ गए होंगे कि आगे से ऐसे कुछ गलती करेंगे तो मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। बस ये समझाना जरूरी था दरोगा साहब, जो आपके कारण ये समझ गए होंगे। दरोगा साहब, मेरी आई रो रही है, कृपया करके इन्हें जाने दीजिए। कल सोमवार है, अदालत में पेशी है,
फिर तो वैसे ही छूट जाएंगे। थोड़ा पहले छोड़ देंगे तो मैं मेरी आई का कम गुनहगार बनूंगा। ठीक है, खोल दो लॉकअप। धन्यवाद दरोगा साहब। जाओ घर पुरुषोत्तम। वैसे बेटा और बीवी सही ही पाए हो? नहीं दरोगा साहब, भीम भैया को हमने पाया है और भीम भैया की वजह से ही हम ऐसा सोच पाते हैं। बड़ा बदतमीज बेटा है ये। हाँ, जब देखो तब अपने बाप को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहता है। अरे बेटा है कि बेटा की पूंछ है। जय स्वाभिमान, 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 जय स्वाभिमान। ओ भीमराव, अरे समझाओ आनंद, बाला और करुणा को। देखो खड़े होने की ताकत नहीं बची है इनमें, कैसे लड़ खड़ा रहे सब। जय स्वाभिमान, जय स्वाभिमान, जय स्वाभिमान, जय स्वाभिमान। मेघनाथ जी, हाँ? जिस तरह ये आगे जा रहे हैं, ये तो उस मोड़ की दीवार तक 1 मील पूरा कर जाएंगे। वही तो मैं भी सोच रहा हूं कि आखिर इन सब ने अपनी इज्जत पूरी कर ही ली। शिशुपाल जी, वो एक काम कर बेटा, जैसे ये सब उस दीवार के पास पहुंचकर जश्न मनाएंगे ना, तो ये सारा बचा हुआ मिर्च पाउडर उस भीमराव और उसके सारे समर्थकों की आंखों में झोंक देना। तभी उस भीमराव को एहसास होगा कि मेघनाथ की बात ना मानने का क्या अंजाम होता है। तैयार है ना? ठीक है बाबा, आज भीम और उसके समर्थकों को उनकी औकात दिखाई देता हूं। जब वो देख ही नहीं पाएगा तो दूसरों को दिशा क्या खाक दिखाएगा। और वो कहते हैं ना, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। नहीं, बेईमानी कहीं भी हो अच्छी बात नहीं है। छोड़ो। ए बुढ़िया, हाथ छोड़, हाथ छोड़ मेरा। अरे पुष्पाल, बाबा मेरी आंखें। अरे कोई पानी आ। पानी, पानी लो बाबा, पानी। बाबा, बाबा हॉस्पिटल चलते हैं। हो जाएगा बेटा, तू ठीक हो जाएगा बेटा। बाबा बहुत गलत किया पुष्पाल, तू ठीक तो है ना बेटा? बाबू अभी भी बहुत चल रहा है। हो जाएगा, घबरा मत, शांत रह, मैं देखता हूँ। डॉक्टर साहब देखिए ना, बेटे को अभी भी बहुत जलन हो रही है, देखिए ना। देखिए, हमने दवा लगा के पट्टी कर दी है, परसों सुबह तक ये ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, कोई डरने या घबराने वाली बात तो नहीं है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, दवा अपना काम कर रही है, आप चिंता मत कीजिए, जल्दी ठीक हो जाएंगे। और ये पट्टी कब तक उतरेगी? पट्टी 2-3 दिन में शायद खुल जानी चाहिए, आंखें ठीक हो जाएंगी तो पट्टी अपने आप खोल दी जाएगी। डॉक्टर साहब,
ठीक होने में ज्यादा समय किसको लगेगा? ऊंची जात के शिशुपाल को या फिर निम्न जात के आनंद, बाला या करुणा? देखिए, जब समस्या एक जैसी है तो ठीक होने में समय भी एक जैसा ही लगेगा। अब आप लोग जा सकते हैं, और हाँ, आप लोग भी जा सकते हैं। बाबा चलिए। पुरुषोत्तम काका, आपको अपने साथ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। देर से ही सही, लेकिन आप आखिर में समझ ही गए कि ये लड़ाई हमारी पूरी जात की लड़ाई। हम अपनी जात की तरफ से इन लोगों से लड़ रहे हैं। बस मैं चाहता हूं कि एक और बात आप समझ जाइए। दीपक बहुत समझदार हो गया है। जैसे वो अपनी आई से प्यार करता है, वैसे ही वो अपने बाबा से भी प्यार करता है। वरना आपको छुड़ाने पुलिस थाने क्यों जाता वो? ये लीजिए। और आप बस दीपक की भावनाओं को, उसकी जरूरतों को समझिए। उस पर दबाव मत डालिए। उसे पढ़ने दीजिए, उसे आगे बढ़ने दीजिए। उसके जैसे लोग पढ़ेंगे तभी तो हमारे समाज की बेड़ियां टूटेंगी और हम आजाद होंगे। तुम सही कह रहे हो भीम। अब मैं दीपक पर जबरदस्ती नहीं करूंगा। जबरदस्ती नहीं करोगे? मेरे पैसे? रुक, बताता हूँ। अच्छा है कि आप समझ रहे हैं। चलिए अब आराम से चाय पीजिए। हम बाहर देख कर आते हैं कि जो और लोग झाड़ू लगा रहे हैं उन्होंने चाय नाश्ता किया या नहीं। हाँ? पुरुषोत्तम, क्या हुआ शादी का? बस थोड़ा और समय दे दीजिए। कितना समय दूं? पैसा दे, नहीं तो झाड़ू मारने लायक भी नहीं रहेगा तू। एक ही तरीका बचा जिससे शादी हो सकती है। क्या? कहाँ रह गए? अब तक तो आ जाना चाहिए था। क्या कर क्या रहे हैं ये दोनों? चल। अरे इतनी देर कहाँ लगा दी तुम दोनों ने? लाओ जल्दी से बांधो से। ले ले। उठाई सर। चल बैठ। छोड़ दीजिए मुझे। छोड़ दीजिए मुझे। बहुत जबान चलाता है। छोड़ दीजिए मुझे। चुप। अब एक शब्द नहीं। अब देखता हूं क्या करता है वो भीमराव बिना इस दीपक के। कैसे चलाता है अपनी झाड़ू क्रांति। महिपाल, एक काम कर, तू नजर रखना इस पे। हाँ, मैं थोड़ी देर में मिलता हूं तुझे। जी बाबा। पता नहीं अब दीपक बचेगा भी या नहीं। जी वाह जीजा भाई वाह। मेघनाथ जी ऐसा कौन सा महान काम कर दिया मेघनाथ ने कि जो इतना सम्मान के साथ बुला रही है तू उसे? मेरा क्या बिगाड़ा है उन्होंने?
कि मैं उन्हें जी ना कहूँ, बल्कि मुझे जब भी जरूरत पड़ी है उन्होंने ही मदद की है। एक माँ से उसका बेटा अलग कर दिया, उस बात का दुख नहीं है तुझे? नहीं, बिल्कुल दुख नहीं हुआ। जैसी करनी वैसी भरनी। जीजा भाई, सुना क्या? पता चला है कि भीमराव दलबल के साथ फिर से थाने की ओर बढ़ रहा है। पता नहीं वहां जाके फिर से कौन सा नाटक नौटंकी करेगा। क्या करेगा? और 2-4 लोगों के पैर टूटेंगे और क्या। हाँ। लेकिन इस चक्कर में, इस उम्र में बेचारे मेरे पति को दौड़ा रहे हैं सब। मैं जाकर देखती हूँ कि भीम वहाँ पर क्या कर रहा है। हाँ, जाइए जाइए जाइए। लेकिन हाँ, वहाँ पुलिस दौड़ाएगी तो भाग नहीं पाएगी आप। जाइए जाइए। जीजाबाई, भीम के साथ खड़े रहने के लिए पैरों की नहीं, नियत की जरूरत है, जो तेरे में और हितेश में बिल्कुल नहीं है। इसलिए तुम लोगों के पैर होते हुए भी तुम लोग कभी भीम का साथ नहीं दे सकते हो। बेचारी मीराबाई। क्या चाहते हो तुम लोग? बताता हूँ, लेकिन तब ना जब आप बंदूक नीचे करेंगे और मेरी बात सुनना चाहेंगे। नीचे करो बंदूक। देखिए, हमारी 2 ही मांगे हैं। एक ये कि मुझे बेवजह नौकरी से निकाल दिया गया है, उस पर कार्रवाई हो, और दूसरी बात ये कि वो मेघनाथ जी दीपक को अगवा करके लेके गए, उसे वापस देते। और तब तक हम गवर्नर साहब के घर तक झाड़ू लगाते हुए जाएंगे, तो हमें सुरक्षा भी चाहिए। पागल हो क्या? गवर्नर साहब के घर तक बढ़ोगे तो सारा महकमा परेशान हो जाएगा। इसे परेशानी नहीं, झकझोरना कहते हैं। और अगर महकमा सो रहा है तो उसे झकझोरना जरूरी है। ये आदेश हम नहीं दे सकते। फिर ठीक है, हम में से कुछ लोग यही रुकेंगे और साफ सफाई करेंगे, और कुछ लोग गवर्नर साहब के घर तक बढ़ेंगे। और किसी ने पूछ लिया तो हम उस महकमे को बता देंगे कि जाकर देखिए, पुलिस थाने में हमारे कुछ लोग साफ सफाई कर रहे हैं। हम पहले पुलिस थाने ही गए थे मदद मांगने के लिए, लेकिन वहां से कुछ मदद नहीं मिली, तो हम और क्या कर सकते हैं। और अगर आपको गोली मारनी है तो मार दीजिए। हाँ रमा, बाबा, अब चलिए मेरे साथ। अरे क्या नाटक है ये? हमारा थाना साफ है, क्या यहाँ से? चोरी थोड़ी करने आए हैं, साफ सफाई करने आए हैं। यहाँ करने दीजिए हमें सफाई। जय स्वाभिमान, जय स्वाभिमान, जय स्वाभिमान, जय स्वाभिमान, जय